नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक ऐसा खेल जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का इकबाल बरकरार है। लेकिन आपको पता है कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, अहंकार बरकरार है और अहंकार जाते-जाते जाएगा। और बड़ी खबर, भले ही दिल्ली में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो बिहार से है। जी हाँ, आपको पता है नीतीश कुमार ने एक लंबी खामोशी इख्तियार की हुई है। मंत्रिमंडल में जिस तरह से उनको झुंझुने पकड़ाए गए, उसके बाद जो स्पीकर बनाया गया, वो सब कुछ साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो है वो एनडीए की ना होकर नरेंद्र मोदी के सरकार के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। और ये टीडीपी और जेडीयू को साफ तौर पर पता चल रहा है। अब आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने जा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं और फिर बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये कहना है आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अश्विनी चौबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो देखिए खुलकर कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि आयातित जो नेता हैं उनको किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर अश्विनी चौबे आगे कहते हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में रहना है। हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे और बीजेपी अपने दम पर वहां पर बिहार में सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं, उनका नाम है संजय पासवान। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि, और वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के साथ अगर गठबंधन ना हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में शून्य पर सिमट जाती। ये तमाम चीजें, ये तमाम बयान और घटनाक्रम मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ये समझ आए कि आखिर बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो कैसे उसमें सर फुटव्वल हो रहा है, कैसे एक दूसरे की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। और साफ तौर पर अगर बिहार के गठबंधन में बीजेपी के और जेडीयू के सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि केंद्र में सब कुछ ठीक होगा? अभी फिलहाल नीतीश कुमार का फोकस ये है कि कैसे जल्द से जल्द बिहार में चुनाव कराया जाए और चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि जेडीयू की जो 12 सीटें आई हैं और जो उसके लिए एक जमीन तैयार हुई है उसका फायदा उसे आने वाले बिहार के विधानसभा के इलेक्शन में हो। और यही एक तरह की डील उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद अपने वादे, अपनी जबान से पलट गई। लेकिन अभी नीतीश कुमार जिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं वो है कि बिहार में जल्द से जल्द चुनाव किया जाए, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो, यानी कि सबसे ज्यादा उसे सीटें दी जाएं और जेडीयू नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हो और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए बिहार में। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी तरफ से कहा गया कि ना तो कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है, यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को बिहार जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरह से चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी पता है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं, वो नाराज होते हैं और उनकी जो अंदर की प्लानिंग है वो चल रही है और इसीलिए आरजेडी के नेता की तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान दिया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है, विधायक है आरजेडी के, कि जल्द ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं और बीजेपी के का पत्ता पूरी तरीके से बिहार से साफ होने जा रहा है। आपको ये पता है कि ये सरकार जो है वो किस तरह से, इसको एनडीए के जो घटक दल है उनको थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं यहाँ पर बात करूं, किस तरह से वो अहंकार में चूर
चूर नजर आ रही है। मंत्रिमंडल का एग्जाम्पल आपने देखा, उसके बाद आप देखिए कैसे ओम बिरला को फिर से एक बार फिर से उन्होंने लोकसभा का स्पीकर बना दिया। इससे मंशा पूरी तरीके से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर आगे क्या करना चाहती है, और ये मंशा जितनी विपक्ष को समझ में आ रही है उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार और टीडीपी को नजर आ रही है और समझ में आ रही है, क्योंकि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार इसके भुक्तभोगी हैं और साफ तौर पे उनको ये भी पता चल रहा है कि जो जो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े उनका क्या हशर हुआ है, कैसे वो पूरी तरीके से उनका सफाया हो गया है, कैसे पूरी तरीके से खात्मा हो गया है। तो दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, ओम बिरला के सहारे या फिर द्रौपदी मुर्मू के सहारे ये दिखाने की कोशिश की ये वही सरकार है 2019 वाली, लेकिन सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और अहंकार भी उसका जाते जाते चला जाएगा, ये साफ तौर पर लग रहा है। और अहंकार किस तरह से सरकार का बरकरार है उसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ओम बिरला की शक्ल में। ओम बिरला जो कि संवैधानिक पद पर आसीन हैं, आप आज देखिए जब शशि थरूर एक बेहद सीनियर कांग्रेस के नेता शपथ लेने के लिए आते हैं और संविधान के जिंदाबाद या संविधान जिंदा रहे इस तरह की वो जो बातें करते हैं, तो आप देखिए कि किस तरह से ओम बिरला न सिर्फ अपना ऐतराज इस पर जताते हैं बल्कि किस तरह से विपक्ष के नेता को धुतकारते हुए नजर आते हैं, मानो जैसे एक चिड़चिड़ा प्रिंसिपल अपने बच्चों को, स्कूली बच्चों को बिला वजह धुतकारता हुआ नजर आता है। बिल्कुल वही एटीट्यूड है, देखिए आप जरा। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। कितना अहंकार, किस तरह का रवैया, किस तरह का व्यवहार एक चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति, जिनको लाखों लोगों ने एक उम्मीद के साथ चुनकर भेजा है। आप देखिए कि सभापति जी क्या कर रहे हैं, वही सभापति जी जो ये जिनके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं कि हाउस किस तरह से ऑर्डर में रहे और बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए वो काम करें। लेकिन आपको पता है कि उनको क्यों बनाया गया है और किस काम के लिए बनाया गया है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल में हमने सब कुछ देखा है और वही एटीट्यूड, वही व्यवहार, वही रवैया उनका, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी ज्यादा खराब रवैया उनका अभी नजर आ रहा है। और बाकायदा तौर पर मैं आपको बताऊं कि जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया, ट्वीट करके उन्होंने बताया कि कितनी बार यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है, कितनी बार नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है और कितनी बार द्रौपदी मुर्मू को दिखाया गया। ये तमाम उन्होंने एक तरह का आंकड़ा जो है वो सामने रखा है, यानी कि वही तमाम तरह का वही खेल हो रहा है जो हमने 2019 से 2024 के बीच में देखा। लेकिन ये खेल आगे चल नहीं पाएगा, इसका साफ तौर पर विपक्ष ने ये बता दिया है कि भले ही आपने ओम बिरला को बना दिया हो सभापति, भले ही द्रौपदी मुर्मू को आपने लिखकर जो दिया हो भाषण और वो सरकारी भाषण जो पढ़ रही हो और उसमें वो इमरजेंसी की याद दिला रही हो, वो सब कुछ अब नहीं चलने वाला है। और इसके साथ साथ जो बिहार में सब कुछ हो रहा है, जो बिहार में सुरपटव्वल हो रहा है, जो बिहार में नीतीश कुमार की खामोशी, वो खामोशी है जो तूफान से पहले की होती है। वो इस तरह की आग वहां पर धधक रही है जो फिलहाल आप चिंगारी वहां पर है और जल्द ही ज्वालामुखी में वो बदल सकती है। इस तरह के तमाम आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखें और किस बात का इंतजार फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिहार में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, सबकी आज हम बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप 2 खास मेहमानों को देख सकते हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ राजेंद्र तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और बहुत बेबाकी से तथ्यों पर आधारित वो अपनी बातों को रखते हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में अगर राजेंद्र जी आपसे करूं, बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में भले ही
हेडलाइंस मैनेजमेंट की कोशिश नरेंद्र मोदी की ये सरकार कर रही है। इकबाल खो चुकी है, अहंकार बाकी है, और वो अहंकार हमें ओम बिरला के रवैये से लेकर तमाम चीजों में हमें नजर आ रहा है। लेकिन बात मैं पहले बिहार की करना चाहूंगी। बिहार में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जो जिस तरह की बात आरजेडी के नेता ने कही, जिस तरह की बात अश्विनी चौबे कर रहे हैं, या फिर जो बात संजय पासवान ने की है, उस सबको आप कैसे देख रहे हैं? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? मैं उसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि कल ललन सिंह ने हाउस में वोट डिवीजन की बात कही थी कि वोट डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है स्पीकर के मामले पर। तो उसको और जोड़ लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं। दरअसल बिहार में जाति गणना का इशू जब से फिर से खड़ा हो गया है, आरक्षण का इशू, जो पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके बाद से कुछ इस तरह की स्थितियां बनने लगी हैं जिसमें नीतीश कुमार के लिए कोई दूसरे रास्ते नहीं है। अभी कल परसों में शायद उनकी कार्यकारिणी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, और देखना होगा कि वो दिल्ली में हो रही हो बैठक, और देखना होगा उस बैठक में क्या प्रस्ताव पारित होते हैं। चर्चा है कि कार्यकारी अध्यक्ष कोई बना दिया जाएगा, बिहार का अध्यक्ष कौन होगा, ये सारे बदलाव होंगे। लेकिन ठीक है, ये बदलाव होंगे, लेकिन प्रस्ताव क्या पारित होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से बहुत साफ मैसेज निकलेगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाने वाली। खबरें तो इस तरह की भी हैं कि जो कल परसों में जो घटनाक्रम पूरा दिल्ली में चला, खासतौर पे स्पीकर को लेकर के, और उसके पीछे जो चीजें रही, उसमें कहीं ना कहीं बिहार एक बड़ी भूमिका में है। बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिनके चलते शायद मोदी जी और शाह जी की होश थोड़ा उड़े हुए होंगे कि क्या चीजें होने वाली है, किस दिशा में चीजें जाने वाली है। एक चीज और देखिए आप, जब भी नीतीश कुमार ने कोई बड़े फैसले लिए हैं, नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं, बहुत बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं, प्रेस से बात नहीं करते हैं, और वो इस दौरान फिर दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या फैसला करने वाले हैं, क्या चीजें होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन संकेत कुछ इस तरह के दिख रहे हैं कि कुछ बड़ा बिहार से होने वाला है। और कब तक होगा, विधानसभा चुनाव से पहले होगा, बाद में होगा, अभी हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि विधानसभा चुनाव आने वाला, मुझे लगता है कि जेडीयू और आरजेडी साथ साथ ही लड़ेगी। जी, बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि भले ही अभी सरकार एनडीए में जेडीयू हो, लेकिन जिस तरह के तमाम संकेत मिल रहे हैं, आने वाला असेंबली इलेक्शन आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ेगी। इसका मतलब तो जल्द ही फिर उनका वो एनडीए से टाटा बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि अगले ही साल चुनाव है। हालांकि बजिद वो ये है नीतीश कुमार कि चुनाव इसी साल कराए जाएं। लगातार उनकी ये मांगे, लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है। नहीं, ये इशू तो है, एक बड़ा इशू है ये। लेकिन अब जो इशू आ गया है वो जाति गणना के बाद जो उन्होंने आरक्षण दिया था, वो बहुत बड़ा इशू है। उस पर कोई बात नहीं हो रही है, एनडीए में भी कोई बात नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही, जेडीयू की तरफ से कोई पब्लिकली बात नहीं हो रही है। लेकिन वो इशू इस तरह का है जिसमें नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, अगर उस इशू पर वो स्टैंड नहीं लेते हैं, तो जो पूरी कमाई धमाई है, उनकी राजनीतिक पूंजी है, वो दांव पे लग जाएगी, वो बह जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इशू एक बड़ा इशू निकल के आने वाला है, और उस इशू के चलते ही जो नए अलाइनमेंट मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातचीत भी हो रही है। आप इसे समझिए, ललन सिंह ने यह सवाल क्यों खड़ा किया कल। अगर सारी चीजें पहले से तय थी, सब था, तो ललन सिंह का यह कहना कि भाई वोट डिवीजन क्यों नहीं हो रहा, वोट डिवीजन करवाइए। और स्पीकर ने फिर यह कहा, जो प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि फैसला हो गया है, किसी ने मांग नहीं की इधर से, और अब अनाउंस हो गया है कि ओम बिरला जीत गए। ये अपने में ललन सिंह का ये बयान अपने में काफी कुछ कह रहा है, उसे पढ़ने की जरूरत है। कि एनडीए के बारे में भी कह रहा है, जेडीयू के बारे में भी कह रहा है, और पूरी पॉलिटिक्स जो दिशा पकड़ने जा रही है उसके बारे में भी कह रहा है। जी,
जी, बिल्कुल। और ओम बिरला को क्यों बनाया गया है, ये भी समझ में आ रहा है और ये जितना विपक्ष को समझ में आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जेडीयू और टीडीपी को समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर बनाया गया है। सवाल यही है अनिल सिन्हा जी कि जिस तरह की बात अभी राजन जी भी कह रहे हैं कि अगर ललन सिंह वोट डिवीज़न की बात करते हैं, यानी कि कुछ भी अब ढका-छुपा के नहीं हो रहा है, सब कुछ खुला है। इतनी बड़ी बात अगर वो कह देते हैं, अगर सब कुछ डिसाइडेड था, तो फिर ललन सिंह को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर बिहार के अंदर बीजेपी के नेता खुलकर ये कहें, पहले ये कहें ना तो कोई किंग है, ना कोई किंग मेकर है नीतीश कुमार के लिए, फिर ये कहा जाए आयातित नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर ये कहा जाए कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी होगी, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए और हम पूरे दमखम से लड़ेंगे और अकेले चुनाव भी लड़ा जाना चाहिए। ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं और जिस तरह की तमाम खबरें बिहार से आ रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में भले ही मीडिया के ज़रिए ये खबरें दबाई जा रही हो या फिर हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आग तो भड़क रही है। देखिए, ये जो मतलब नीतीश जी की जहाँ तक राजनीति है, इस बारे में मेरा मतलब बाकी लोगों से उनसे मैं कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। मतलब जो राजनीतिक जो मेरी समझ है, वो मतलब जितनी राजनीतिक दुर्गति हो सकती है किसी सधे हुए राजनीतिक की, उन्होंने खुद करवा ली है। इसीलिए अब उनसे किसी सेंसिबल एक्ट की उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन जो प्रेशर्स इसकी चर्चा की राजेंद्र ने, उससे मैं सहमत हूँ कि जातीय जनगणना का जो मामला है, वो उसके बाद जो आरक्षण हुआ, वो उसकी मतलब राजनीति का बड़ा हिस्सा जो है, उनकी राजनीति का वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो समझ लीजिए कि जो जातीय जनगणना है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की, वो पहले से ही वही लोग करते रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, इसका क्या कहते हैं, जो आरक्षण है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं। और बियॉन्ड जो जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी जो डोमिनेंट कास्ट है, यादव, कोयरी, कुर्मी, वो उनको लगता है कि जितनी संख्या उतनी भागीदारी वाला अगर चलेगा तो उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। वो उनका मानना है कि 52% है वो टोटल मिला के। तो ये जो स्थिति है, ये उनके लिए वो चैलेंज हो गया है, उनके सामने आ गया है। ये हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये चैलेंज आया है, क्योंकि वैसे तो निकल गए थे, अपना चुनाव भी जीत लिया उन्होंने, इसका क्या कहते हैं लोकसभा का। लेकिन अब जो है, अब तो सामने आ गया क्या कि इस गवर्नमेंट को उसको अपोज करना है अदालत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आरजेडी और जेडीयू नेचुरल अलायंस था, वो तो इसकी लड़ाई आराम से लड़ सकते थे। यहाँ वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो बीजेपी उनका साथ नहीं देगी इसमें। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया कि ऐसे अलायंस में वो कब तक बने रह सकते हैं, जबकि उनको अपनी ताकत से लड़ना है, कोई कॉमन नैरेटिव नहीं बना सकते। तो ये एक सोशल प्रेशर उनके सामने आ गया। अब दूसरा है सवाल कि जो आयातित नेता वाली बात आपने कही, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है कि बीजेपी में अभी जो लीडरशिप है बिहार में, सम्राट चौधरी से लेकर संजय जायसवाल, वो कोई जो है उनका अपना पुराना नेता नहीं है। उनके पुराने नेता अश्विनी चौबे ही हैं। उनके पुराने नेता मर गए, मतलब निधन हो गया उनका, सुशील मोदी, यही लोग थे। तो वो लोग नेतृत्वकारी भूमिका में थे। उसके बाद कोई नेतृत्व बना नहीं है, और जो अब नेतृत्व है वो सब बाहर से है। मतलब सम्राट चौधरी तो हमको मेरे ख्याल में कि हर पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस से लेकर आरजेडी में। मतलब मैं उतना ट्रैक नहीं, आरजेडी, जेडीयू और अब बीजेपी में, कांग्रेस में भी थे शायद ना, कांग्रेस में भी थे जी, कांग्रेस में भी थे जी। उनके पिताजी थे। मैं देखिए, उनको ट्रैक उतना नहीं रखा है मैंने। उनके पिताजी शकुनी चौधरी जो है, उनके बारे में बहुत पहले से मैं जानता हूँ, जब से मैं स्टूडेंट था। तो इसीलिए वो कांग्रेस से ही पॉलिटिक्स में आए, और वो जाने मतलब सब जगह गए ये लोग पूरा। मतलब शकुनी चौधरी तो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन शकुनी चौधरी नहीं गए, सम्राट चौधरी गए। तो हाँ, वो आरजेडी वगैरह सब में रह चुके हैं, जनता पार्टी, जनता दल, ये सब में रह चुके हैं। तो ये सारे लोग इम्पोर्टेड है। तो ये उसके लिए भी है कि बीजेपी के अंदर भी वो प्रॉब्लम है। वो
इम्पोर्टेड कहा उन्होंने, तो कोई नीतीश पर निशाना सिर्फ साधा ऐसा नहीं है, सम्राट वो चौधरी पर भी। अब सम्राट चौधरी पर ही निशाना था वो दरअसल। उसी पर है। अब देखिए, अब उसमें दिक्कत, अब निशाना, अब देखिए कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। अब दिक्कत ये है कि जब उनको लेना था उनका समर्थन लोकसभा के बाद, इलेक्शन के बाद सरकार बनाने में, तब तो सम्राट चौधरी और सब लोगों ने बोल दिया कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अब अपनी भाषा बदल रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है की और जो बिहार की लीडरशिप है, दोनों का मानना है कि अगर हम लोग इनके पिछलग्गू बने रहे तो हम कभी डेवलप नहीं होंगे। ये वर्कर्स का है, ये सम्राट चौधरी वगैरह से ज़्यादा उनको तो कोई मतलब नहीं है, जहाँ पोस्ट मिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो वर्कर्स है उनका कहना है कि हम लोग कब तक ये करते रहेंगे कि हमारा नेता नीतीश को बोले, नीतीश कभी चले जाए लालू जी के पास, कभी चले जाए तेजस्वी के पास, कभी राहुल गांधी के साथ घूमने लगे। तो ऐसी स्थिति में हमको एक अपना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो वो पहले से चाहते थे, लेकिन बीच में फिर नीतीश आ गए, तो अब वो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको ले करके फरवरी इलेक्शन तक कैसे ले आ जाए। दूसरा है क्या कि नीतीश अगर जाति जनगणना का मुद्दा छोड़ देंगे तो ईबीसी जो है, इस बार तेजस्वी ने गलती की थी सीट, मतलब टिकट बांटने में उनके पिताजी लालू का ज़्यादा चला और उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी। तो वो गलती हमको लगता है कि अगली बार नहीं दोहराएंगे, तेजस्वी ऐसी उम्मीद की जाती है। दूसरा, कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो उनको दोहराने नहीं देगी। वो अब चाहेंगे, इस बार कमजोर हो गए हैं, वो चाहेंगे भी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश के लिए अब दिक्कत ये है कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं इनके साथ तो उनका जनाधार चला जाता है, और अगर इनके साथ जाते हैं तो पलटू राम इतनी बार कहे जा चुके हैं कि उनको फिर वो दिक्कत है। अच्छा, ज़्यादा बोलते हैं, कहीं चले गए तो चुपचाप रहने का, ये नहीं बोलने का। देखिए अशोक चौहान, मैं तो सबको देख रहा हूँ, आने जाने वालों को तो आप सब लोग देख रहे हैं। अभी देखिए, एक बार भी अशोक चौहान ने कांग्रेस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और उनको जब कहा गया, जब माइक लेकर के आपके जो बंधु हैं उन लोगों ने जब उनको ये किया, मुंह में लगाया माइक, तो उन्होंने चैनल्स को कहा कि मैं तो अभी आया हूं, अभी तो बीजेपी को समझना चाहता हूं, अभी कल तक तो कांग्रेस में मैं था, तो उनके बारे में क्या कमेंट क्या करना है। तो इसीलिए जो है अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें कि उनको माना जाए कि कांग्रेस के जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा है या बाकी लोग जिस तरह आगे बढ़ करके मोदी जी और चिल्लाने लगे, उसने नहीं किया। इनको भी नीतीश जी गए थे तो अगर कम बोलते कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तो यहीं रहना है, ये जो जीवन मरण का जो अपना भविष्य बताने लगे, ये नहीं करना चाहिए था। उनके लिए अब प्रेशर जरूर है, लेकिन वो क्या करेंगे। राजनीतिक जो दुर्गति है उससे अभी भी मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति के लिए जो सदगति जिसको कहते हैं, वो यही है कि वो अपने अंतिम, मतलब जो ये है वर्ष जो है गुजारे वो सामाजिक न्याय की राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही अनिल जी। और राजेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है अभी नीतीश कुमार के लिए दिल्ली इतना महत्वपूर्ण नहीं है? अभी उनके लिए वो कैसे बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, बड़े भाई की भूमिका में रहे, अपनी आखिरी राजनीतिक पारी वो ढंग से खेल पाए, उनका पूरा का पूरा फोकस अभी उस पर है। इसलिए मंत्रिमंडल में उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, कैसे झुंझुना पकड़ाया गया, ना ही स्पीकर के नाम को लेकर किसी तरह की उन्होंने कोई आपत्ति जताई, ना ही उनसे कोई, मुझे लगता है, उस तरह का राय मशवरा किया गया। हालांकि जो आप ललन सिंह की बात कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही उन्होंने नहीं कही है ये बात। इससे पहले तो हमने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी। अभी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का फोकस बिहार पर है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर तमाम चीजें जब ठीक हो जाएं और उसके बाद वो फिर एनडीए से टाटा बाय बाय करेंगे। और ये क्या अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं इस सरकार के लिए, जो फिलहाल तमाम तरह के अहंकारी कदम उठा रही है या फिर जिस तरह की हेडलाइंस मैनेजमेंट की तमाम कोशिशें वो कर रही है। और लग नहीं रहा है ये कोलिशन की गवर्नमेंट है, बल्कि दिखाने की कोशिश है कि अभी भी ये मोदी सरकार ही है। देखिए, सिर्फ बिहार के चलते नहीं,
केंद्र सरकार के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, मोदी सरकार के सामने, और सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां अगले 6 महीने में ही। आप देखिए 3 विधानसभाओं के चुनाव, 4 विधानसभाओं के चुनाव होने, जम्मू कश्मीर को मिला लीजिए तो। और जम्मू कश्मीर में इसलिए जोड़ता हूं, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे अगर वो निगेटिव आए उनके लिए तो, क्योंकि वहां जितने खेल हो सकते हैं उतने खेल भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, डिलिमिटेशन से लेकर के और तमाम सारे। आप ये जान करके आपको हैरत होगी कि लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन किया गया जम्मू कश्मीर में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है वहां पर जिसका नाम अनंतनाग, रजौरी, पुंछ। जो लोग वहां की टोपोग्राफी से परिचित है, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी से परिचित है, उनको ये जानकारी होगी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में 4,500 मीटर ऊंचा पीर पंजाल रेंज आता है। आधा उस तरफ है अनंतनाग और आधा इस तरफ है। तो आप इस तरह के खेल किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि अनंतनाग पूरी तरह से मुस्लिम बहुल पहले हुआ करता था। अब चूंकि आपने रजौरी पुंछ मिला दिया है तो हिंदुओं की संख्या उसमें बढ़ गई। ये कहानी कि आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कर सकते थे, आपने अनंतनाग के साथ ये कर दिया कि कश्मीर अब 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी वाला रह जाए, 3 वाला नहीं रह जाए। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं कर पाए कि उस सीट पर भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाते। आज राष्ट्रपति ने बड़ी बात की है जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और बहुत जो पोलिंग हुई है वो 370 हटने की वजह से, सुरक्षा की भावना की वजह से हुई है, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। अगर पिछले आंकड़े आप उठाइए, 2014 के चुनाव में वहां बारामूला में अच्छी खासी पोलिंग हुई थी, श्रीनगर में भी हुई थी, अनंतनाग में भी हुई थी। हाँ ठीक है, इस बार थोड़ा ज्यादा हुई, लेकिन जब आप पिछले चुनाव से देखते हैं 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम आशंकाओं वाला चुनाव था, जिसमें आप याद करिए कि कश्मीर की वो घटना, जम्मू कश्मीर की घटना, पुलवामा की घटना पूरे देश के केंद्र में थी। उस समय वहां पर वोट कम पड़ा। क्यों कम पड़ा? क्या इसमें 370 की कोई भूमिका थी? 370 लगा हुआ था इसलिए वोट कम पड़ा? ये फालतू की बातें ये लोग करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो बाकी 3 राज्य हैं, इनके नतीजे भी काफी कुछ। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में किस तरह की चीजें चल रही हैं, अनिल जी बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, महाराष्ट्र में बैठे हुए, कि महायुति के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं इस समय और उससे क्या संदेश जा रहा है, क्या होने वाला है अगले विधानसभा चुनाव में। झारखंड में भी आप देखिए, झारखंड का एक चुनाव है, यहां पे भी जिस तरह की चीजें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। वही चीज हरियाणा को लेकर के। तो एक बड़ा जो चैलेंज है वो इस सरकार के सामने ये भी है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है चुनाव के आने से पहले वो 272 की संख्या तक पहुंच जाए, और उसकी कोशिशें चल रही हैं। आप वाईएसआर कांग्रेस के जो 4 सांसदों ने स्पीकर के मसले पर सपोर्ट किया, उससे पहले का घटनाक्रम देख लीजिए क्या है। उससे पहले का घटनाक्रम यह है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर था उसमें बुलडोजर चला है। इसको भूलना नहीं चाहिए, उस पर बुलडोजर चला है, और वो पार्टी इसका बीजेपी का सपोर्ट कर रही है स्पीकर का। तो आप समझ सकते हैं खेल क्या है और क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। अब सवाल, जो एक बड़ा सवाल आता है, वो सवाल यह है कि ये जो 272 पहुंचेंगे कैसे 240 से? क्या समाजवादी पार्टी टूटेगी जिसके 37 सांसद हैं? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटेगी जिसके 29 सांसद हैं? क्या डीएमके टूटेगी जिसके 22 से 24 सांसद हैं? अगर सिंबल की बात करें तो शायद 24 सांसद हैं, और पार्टी के नाम पे वैसे 22 सांसद हैं। 22 सांसद हैं, वो टूटेगी क्या? क्या शरद पवार की पार्टी टूटेगी या ठाकरे की पार्टी? यही पार्टियां बड़ी बड़ी हैं इनके पास, या आरजेडी टूटेगी 4 सांसदों वाली? इनमें से कोई पार्टी टूटती हुई नहीं दिखाई रही। हर राज्य में इनको अपनी सरकार आती हुई दिख रही है। तो ये लोग तो टूटने वाले नहीं हैं। तो टूटेगा कौन? टूटने वाले उधर ही बैठे हुए हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो और जो पार्टियां हैं, शिंदे की पार्टी हो, अजित पवार की पार्टी, यही लोग हैं।
तो जो दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर, ये इस चीज को सेंस कर रही है जेडीयू भी, इस चीज को सेंस कर रही होगी टीडीपी भी, और दूसरे जो घटक छोटे छोटे हैं वो भी इसको सेंस कर रहे होंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में जो बिहार का जो बिल्डअप दिख रहा है कि चीजें बिल्ड हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये चीज भी है कि जो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और ये मीडिया में ये फैलाया जा रहा है लगातार कि जेडीयू के तो 12 के 12 सांसद भाजपा के पक्ष वाले हैं। ये लगातार आ रहा है, ये लगातार चर्चा में है। तो ये चर्चाएं क्यों की जा रही है? ऐसा तो नहीं है 12 के 12 सांसद भाजपा के पक्ष वाले हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं उसमें से जो भाजपा के पक्ष वाले नहीं है, लेकिन फैलाया ये जा रहा है पूरे देश में कि जेडीयू मतलब जेडीयू के सब लोग भाजपा के साथ आना चाहते हैं। ललन सिंह खुद भाजपा के पक्ष वाले नहीं है, जो लीडर हैं उसके जेडीयू के, वो खुद भाजपा के पक्ष वाले नहीं है। तो ये जो खेल चल रहे हैं, ये खेल अब कितनी जल्दी एक्सपोज होते, या कह दीजिए इनकी परिणति जिन चीजों के लिए चल रहे हैं वो हासिल होता है कि नहीं होता है, ये देखना बाकी। लेकिन ये 6 महीने में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है बहुत साफ। जी, क्योंकि आपको जाना राजन जी, इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अनिल जी आपके पास आऊंगी। अभी मेरा सवाल आपसे यही, जो आपने पूरा घटनाक्रम अभी आपने बताया, तमाम चीजें अभी आप कह रही हैं, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या जेडीयू और टीडीपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये तमाम खेल हो सकता है? क्या वो किसी राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी तरह की कोई मजबूरियां हैं जिन्होंने उनको जकड़ रखा है, बांध रखा है? और ऐसी आखिर कौन सी मजबूरियां हैं? क्योंकि उनको साफ तौर पर दिख रहा है मंत्रिमंडल में झुंझुने पकड़ाए गए हैं, किस तरह से तमाम तरह की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं कि कैसे ये नंबर जो है 272 कर लिया जाए। हालांकि उसमें लग नहीं रहा है कि कोई कामयाबी उनको मिलेगी। और उसके साथ साथ अभी टीडीपी की सरकार वहां पर बनी है, पूरे बहुमत में है, वहां उन्हें बीजेपी की उस तरह से जरूरत नहीं है। जेडीयू बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जो दो बैसाखियां जो जिस पर पूरी तरीके से सरकार टिकी हुई है, दूसरी तरफ उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इंडिया में जा सकते हैं, उनके पास वहां पर पूरी की पूरी झड़ी है कि उनको वहां पर तमाम तरह के ऑफर्स हैं। तो आखिर में जेडीयू टीडीपी इतना अटका हुआ क्यों है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग समझते नहीं है, सब चीजें समझते हैं। पहली बात तो बहुत साफ है कि प्री पोल अलायंस था दोनों पार्टियों का, जिस भी वजह से रहा हो, चाहे जेडीयू हो और चाहे आपका टीडीपी हो, दोनों का ही प्री पोल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था। वो अलायंस करने के पीछे राजनीतिक मजबूरियां नहीं हो या उनकी अपनी नेताओं की अपनी मजबूरियां नहीं हो, वो सवाल अलग है। लेकिन वो उनके साथ जीत करके आए हैं। एक चीज तो ये है जो कहीं ना कहीं उनको रोकती होगी थोड़ा बहुत। हालांकि इसके काउंटर में कहा जा सकता है नीतीश कुमार तो हर बार पाला बदल लेते हैं, जीत के किसी और के साथ आते हैं, चले कहीं और जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक चीज होगी जो उनको रोकती होगी, और वो सही समय का इंतजार करेंगे मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो दिख रही हैं वैसा ही सब हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब उसके पीछे उन लोगों ने बिल्कुल हाथ जोड़ करके सब स्वीकार कर लिया होगा और यही सब जो दिखाया जा रहा है और जो दिख रहा है यही सच है, ऐसा नहीं। पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें टीडीपी में भी चल रही हैं और जेडीयू में भी चल रही हैं, और वो सब इन्हीं सब चीजों को लेकर के चल रही है। आप सोचिए, ओम बिरला को क्या नीतीश कुमार बनाना चाहते होंगे कि ये, या नीतीश कुमार की पार्टी ओम बिरला को स्पीकर के तौर पे देखना चाहेगी? या कोई भी, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी ओम बिरला को देखना चाहेगी क्या? लेकिन अब नहीं हो पाई उस तरह की चीजें, ये है मामला। समय मुझे लगता है आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, जिसमें लोगों को तय करना होगा, पाला तय करना होगा। जैसे नीतीश कुमार का मामला बहुत साफ, जो मैंने पहले कहा, अनिल जी ने उसे और डिटेल में बताया कि आरक्षण के मसले पर नीतीश कुमार कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो खत्म हो जाएंगे। क्या वो खत्म होना चाहेंगे? जी। नीतीश कुमार तो इस समय दरअसल, भले ये हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले भले वो ये चाहते हो कि भाई अपना आखिरी समय बढ़िया गुजर जाए और सीएम हो जाऊं, बना रहूं और आगे भी चल जाए, लेकिन अब उस फैसला आने के बाद चीजें बदल गई हैं।
नीतीश कुमार को जो अनिल जी कह रहे हैं जन दबाव में फैसले करने पड़ेंगे। उनका वोटर पूरी तरह से जो उन्होंने पिछले 15-20 साल में कल्टीवेट किया है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कल्टीवेट की है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने दिया क्या अब तक? यही सबसे बड़ी चीज दी थी कि आपने जाति गणना करा करके और अलग से आरक्षण दे दिया, बढ़ा करके ज्यादा आरक्षण दे दिया। ये बड़ी चीज उन्होंने की थी। अगर इसी चीज पर वो खड़े नहीं होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा समय लग रहा है। अभी इंतजार करिए परसों उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, ये देखने वाली चीज होगी। जी जी, जाहिर सी बात है कार्यकारिणी है जो दिल्ली में होगी, वो बेहद क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ उसमें किया जाता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और राजन जी आपने वक्त दिया, शुक्रिया। और अनिल जी आपके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। सवाल मेरा यही है कि जिस तरह का घटनाक्रम हम दिल्ली में देख रहे हैं, जो बिहार में घट रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, और उसके बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि फिर भी ये दिखाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करना। लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर ये बता दिया है, चाहे जब जिस तरह से धन्यवाद जब दिया जा रहा था और उनको मुबारकबाद दी जा रही थी, हम देख रहे थे ओम बिरला को, तब भी विपक्ष के नेताओं ने तमाम सीख उन्हें दे दी कि हमें हल्के में लेने की कोशिश आप मत करिएगा। अब ये वो वाला विपक्ष नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी जिस तरह के रिएक्शन तमाम तरह के नेताओं की तरफ से आए हैं, वो भी हमने देख लिए कि उसमें भी एक मैसेजिंग है। तो भले ही नरेंद्र मोदी की ये सरकार ये तमाम चीजें करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विपक्ष भी इस बार बेहद मजबूती से बिल्कुल डटा हुआ है कि आने वाले कुछ बड़ा खेल हो सकता है और उसके सूत्रधार नीतीश कुमार बनते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं देखिए, उनका ये जो सबसे जो ये की है, मतलब गलत किया, अपने मतलब अपनी ही राजनीति को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, ओम बिरला को बना करके सारे पुराने लोगों को, पुराने मंत्रियों को वही विभाग दे करके, तो ये जो है ये हमको लग रहा है क्या कि मोदी जी में जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है उसका प्रॉब्लम हो गया है, क्राइसिस में है क्या कि, और वेट नहीं करना चाहते, सत्ता किसी भी तरह से बनाए रखना है, ये गलती यही कर गए वो। और सत्ता इस तरह आपके हाथ में रहती नहीं है। अभी देखिए यही काम किया था, आपको याद होगा इसका ऐतिहासिक भाषण है अटल बिहारी वाजपेयी का, जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं पकड़ूंगा, और वो रिजाइन करने चले गए। बहुत मामूली एक सीट, एक मत का ये था, उनको कमी थी, लेकिन उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद जीत करके आए, पूरा मतलब एनडीए को बहुमत मिला। तो ये नहीं ये करना चाहते, मध्यावधि चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा इस सरकार को, और अगर ये गए तो इस बार बीजेपी को रिकॉर्ड पराजय होगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो ओम बिरला है, ये ओम बिरला उनकी क्या मदद करेंगे? उनकी बिरला मदद क्या करेंगे कि जेडीयू को तोड़ने में मदद करेंगे, जैसा राजेंद्र तिवारी ने कहा, या जो मान लिया कि चिराग पासवान के लोग अगर जाना चाहे तो उनको पकड़ के रख लेंगे, बाकी पार्टियों को थोड़े ही कोई रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने भारी गलती की है, और ये शख्स और उनको डिस्क्रेडिट करेगा। जो इनकी जो मतलब शुरुआत है बहुत खराब है, बार बार बैठो करते हैं अपने से सीनियर सांसदों को। ये आप सोचिए कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो स्टार्ट ही किया है, इस बार और ज्यादा खिसियाए हुए हैं। जिस तरह से मोदी जी खिसियाए हुए हैं, उसी तरह से वो खिसियाए हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है चुनाव में भी उनको बहुत मुश्किल से जीत मिली है। तो वो जो खिसियाहट है उसको अभी व्यक्त कर रहे हैं, इससे और डिस्क्रेडिट होंगे वो। दूसरा है कि बिहार की जो आपने बात की ना, बिहार में अभी अनफोल्ड होना है। अभी जैसे मैं देख रहा था, मैं खोज रहा था कि जो इमरजेंसी का जो डिबेट शुरू किया है बीजेपी ने, तो उसमें बड़े किरदार थे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग। ये लोग इमरजेंसी में जेल गए थे, ललन सिंह और सब, नीतीश भी खुद गए थे। इन लोगों में से किसी का कोई स्टेटमेंट, मेजर स्टेटमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ।
शिवानंद तिवारी का स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस ने कैसे माफी मांग ली थी बाला साहब देवरस ने, और किस तरह से उन्होंने ये किया था 20 सूत्री प्रोग्राम का, इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, वो स्टेटमेंट उनका आया है। लेकिन इनकी तरफ से बीजेपी के पक्ष में कोई स्टेटमेंट अभी मुझको नजर नहीं आया है, हो सकता है दिया हो तो मालूम नहीं। तो ये जो लेकिन अनिल जी ना ही इसकी तरफ से, बल्कि आप लगातार ये देखेंगे कि भले ही सरकार बन गई है, लेकिन तमाम तरह के वक्तव्य, तमाम तरह की बातें आप सिर्फ बीजेपी के मुंह से सुनेंगे। ना ही टीडीपी के कोई नेता, ना ही जेडीयू के कोई नेता, ना ही शिंदे ग्रुप से आपको कोई कुछ कहता हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो ये साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि भले ही ये सरकार जी नहीं, इसमें एक चीज है, ये जो शिंदे और टीडीपी की बात कर रही थी आप, उनके भाषण मैंने सुने, इसमें क्या कहते हैं जो ये संसद में जो ये आया, मतलब बधाई, जो स्पीकर की बधाई वाले में, तो उसमें तो हमको लग रहा है कि जो टीडीपी की लाइन है उससे हट के उसने हिंदुत्व के पक्ष में 370 की बात कर रहा था वो, और वो सारा वो जो उनका लीडर है, तो मुझको लग रहा है कि जो टीडीपी की लाइन है, प्रो मुस्लिम लाइन है आंध्र प्रदेश में, उसके विपरीत बात कर रहा था। तो वो मैसेज उनको भी भारी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि वो तो वहां पर दिए हुए हैं कि प्रो मुस्लिम अपना चेहरा बना बताते हैं, और मुसलमानों के पक्ष में कई वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन वो यहाँ आकर के उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और अब उसके साथ सट गए हैं। तो इसीलिए वो मतलब शिंदे के साथ भी यही है, शिंदे वाला भी कुछ इसी तरह का भाषण दे रहे थे, उनके जो नेता है वहाँ संसद में। तो ये लोग तो यहाँ दिखा रहे हैं उनके साथ, लेकिन बीजेपी, जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, जेडीयू दिखाए कुछ भी, लेकिन उनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो उसके एकदम विपरीत है। और जो बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो करीब करीब एनार्किक पॉलिटिक्स हो चुकी है। अब कोई जैसे महागठबंधन और यूनाइटेड है, लेकिन एनडीए की पॉलिटिक्स लगभग एनार्किक है। न सम्राट चौधरी का बाकी नेताओं से बनता है अपने बीजेपी में, न ये क्या कहते हैं सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से बनता है, न विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार से अच्छे संबंध है। उसमें कई एंगल्स काम कर रहे हैं। इवन इन जेडीयू 2-3 धड़े हैं, जिसमें से कि संजय झा एक तरफ है, ललन सिंह एक तरफ है। अब कौन बीजेपी के साथ है, सब यही आरोप लगाता है। मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ललन सिंह बीजेपी के साथ है, वो दूसरा वाला कहता है, इधर वाला बोलता है क्या कि संजय झा उनके साथ है। ये कहना एकदम मुश्किल है कि कौन किसके साथ है। अब ये फैसला अंत में नीतीश कुमार को लेना है कि किधर जाना है और आगे का कि मतलब पॉलिटिक्स क्या होगी। लेकिन मेरा जहाँ तक, मैंने पहले ही कहा आपको, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। उनकी राजनीतिक, उन्होंने अपनी दुर्गति कर ली है, ये शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ उनके लिए। लेकिन उनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनको फोर्स कर सकता है, जो उनको इंडिया गठबंधन में आना पड़े। दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास क्या आरजेडी की तरफ से जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनको लेकर लगातार चर्चा की बात करना। हमने देखा कि रिजल्ट के बाद एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी दिल्ली आए थे, वो तमाम तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, साथ में बैठे हुए थे, एक प्लेन में थे, बातें की। मीसा भारती से लेकर रोहिणी आचार्य सब उनको चचा कहते हैं। लालू प्रसाद यादव से भी माना जाता है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऐसा नहीं है कि भले ही वो उधर चले गए हो तो इधर से दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बल्कि आरजेडी ने अपना पूरा दरवाजा खोला हुआ है। और लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनको बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आप अगर इधर आते हैं तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, अभी भी आपके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, तमाम ऑफर्स हैं। यहाँ तक ये भी कहा गया जेडीयू की नेता की तरफ से कि इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर दिया हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया और कहा कि हमारे पास इसके सबूत भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर चूज करना हो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार बेहद अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और जिस तरह की वो कुछ हरकतें कर रहे हैं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कभी वो प्रधानमंत्री जी का हाथ चेक करते हैं तो कभी पैर छूने लगते हैं उनके। तो लोग तो इस तरह के, कुछ विश्लेषक तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। नहीं, ये तो कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बीमारी वाली बात में तो दम है। जो उनके नजदीक के लोग हैं वो कहते हैं कि वो बीमार हो गए हैं। ये तो कई बहुत नजदीकी लोगों ने उनको कहा।
वो भूल रहे हैं, भूलने लगते हैं और पहचान मतलब उनको प्रॉब्लम है। अब वो क्या उनकी बीमारी है उसके बारे में हमको कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग नजर और बीजेपी वालों ने ही ये आरोप लगाना शुरू किया था जब वो तेजस्वी के साथ थे, और बाद में जो लोग, लेकिन जो नज़दीकी लोगों की जानकारी है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सेहत ठीक नहीं है उसके बाद भी जो कारनामे वो कर रहे हैं। अगर बीजेपी की तरफ से ये कहानी गढ़ी जा रही है अनिल जी, तो ये तो कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है किसी तरह की, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर नेता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार पावरफुल रहे, नीतीश कुमार फेस बने या नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में बने, और ये तमाम बातें तो नीतीश कुमार को भी समझ में आ ही रही हैं। ये उन्होंने ही शुरू किया था पहले भी, वो जब नीतीश कुमार के बीमार होने की बात उनके ही द्वारा चालू किया गया था, और जब वो चले गए बाहर तो वो ओपनली कहने लगे बीजेपी वाले, ये स्टार्ट उन्होंने का किया हुआ है। और उसके बाद अभी तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन बाकी आरजेडी ने कभी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया को बीमार हो गए, और लेकिन बीजेपी वालों की ही तरफ से ज़्यादा ये चीज़ें चली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग को जजमेंट मतलब तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए कि क्या होगा। अभी देखिए क्या है उसमें प्रॉब्लम, कि अगर जेडीयू आती है, फर्ज करिए कि जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में आ जाता है, तो जेडीयू के इंडिया गठबंधन के आने के बाद बिहार में आरजेडी उनसे छोटा दल हो जाएगा लोकसभा की दृष्टि से। तो और उसके बाद वो आएंगे तो चीफ मिनिस्टर के रूप में ही आएंगे, अगर आपको सरकार जो भी बची हुई है वो बनाने के लिए, तो इंडिया गठबंधन में उनकी पोजीशन फिर से सॉलिड हो जाएगी। तो ये आरजेडी के कुछ नेता नहीं चाहेंगे कि वो स्थिति बने, ये भी आपको बता रहा हूँ। वो अनकंफर्टेबल थे उस समय भी जब नीतीश इधर थे, क्योंकि इससे दिक्कत ये रहती कि नीतीश का स्टेचर भी बड़ा था, और दूसरा एक था कि जो चुनाव में जो टिकट बांटने का सवाल है तो उस समय उनको कठिनाई थी, क्योंकि आरजेडी उनको भी टिकट देना था, 40 सीटों में से तय करना था किसको कितना मिलेगा, और उनको पहले की सीटें काफ़ी थी, तो इसके लिए बहुत लोग अनकंफर्टेबल थे। इस बार भी बहुत लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं लगेगा, वो अगर आएंगे तो फिर टिकट का भी प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि महागठबंधन में पहले से जीती हुई सीटें हैं सबकी, अब उसमें जेडीयू को कहाँ एडजस्ट करना है। दूसरा है क्या कि वो बड़ी पार्टी रहेगी लोकसभा में इंडिया गठबंधन की, तो उनकी पूछ भी बढ़ेगी। तो ये सारा कठिनाई कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसके हिसाब से अगर पॉलिटिक्स उनको करनी है तो उनको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझको नहीं दिखता है। और आरजेडी के लिए भी, आरजेडी को भी अगर आगे पॉलिटिक्स ज़्यादा मतलब बेहतर ढंग से करनी है तो उनको जेडीयू को अकोमोडेट करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए तो इसमें विन विन सिचुएशन है, इसीलिए कि जेडीयू और आरजेडी कंबाइन दोनों उनके लिए फायदेमंद है। अलग रहेंगे तो भी उनका कोई खास नुकसान, अलग रहते से थोड़ा नुकसान है, क्योंकि बीजेपी को उस वोट बैंक का फायदा मिल रहा है जो वोट बैंक का वो असली हकदार नहीं है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में तमाम चीज़ें आपको ये दिखाई जा रही हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कंट्रोल में है। मोदी जी उसी तरह से अपने तेवर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखाना जो दिखाया जा रहा है ज़रूरी नहीं होता कि वो हकीकत हो। आपको पता है कि किस तरह से वो डिपेंडेंट सरकार है ये पूरी। 240 नंबर हैं सिर्फ, 400 पार की बात कही गई थी। वो 56 इंच की छाती, हिंदू हृदय सम्राट, वो तमाम जो उपमाएं उनके साथ गढ़ी गई थी वो इस इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही सब धराशाही हो गई हैं। और हमने देखा कि कैसे मजबूर नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। ना तो उनके चेहरे पर वो तेज है, ना बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है। भले ही वो अपने अहंकार के जरिए वो तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन आप इंतजार करिए, अभी आगे आने वाले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इन 6 महीनों में कई जगहों के असेंबली इलेक्शन है, 4 स्टेट के, और उसके बाद बिहार में भी इलेक्शन है असेंबली के। तो बहुत कुछ जो है वो आने वाले 6 से 7 महीनों में डिसाइड होने जा रहा है। भले ही अभी आपको सब कुछ ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो नरेंद्र मोदी के जरिए, अमित शाह के जरिए कि सब कुछ ठीक है।